हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस एमसीक्यू के चैप्टर नाम है मोशन और जिसका सब टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक होता है टू डायमेंशनल के मोशन में। इससे पहले वाले जो वीडियो में उसमें हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल मोशन जो फिजिक्स का है। ये भी हम अभी फिजिक्स का ही चैप्टर फिलहाल कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि 1000 MCQ सीरीज़ हम लेकर आए एनटीपीसी के लिए। अपकमिंग जो रेल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिर्फ एनटीपीसी नहीं, उसमें एसएससी सीजीएल और भी जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी सीएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए भी यह बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं पहले थ्योरी से प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या एक्चुअली। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशन मोशन है। एक टू डायमेंशन मतलब जो एक प्लेन में होता है, प्लेन में यानी इसको मान लीजिए हमने किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया एकदम परपेंडिकुलरली। ये 90 डिग्री में, ग्राउंड से 90 डिग्री में हमने थ्रो कर दिया, तो ये सीधा जाएगा ऊपर, सीधा जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से सीधा यहाँ पर नीचे आएगा। यहाँ पर स्पीड हो गया इसका 0। तो ये तो एक लाइन में हो रहा है। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये ऊपर जा रहा है एक लाइन में और फिर ये नीचे आ रहा है एक लाइन में। तो ये हो गया वन डायमेंशन मोशन। लेकिन टू डायमेंशन मोशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए ग्राउंड है एक, और इस ग्राउंड में कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ पर एक उसके कोई फ्रेंड को एक बॉल फेंक रहा है। तो बॉल को कैसे फेंक सकता है? ये थ्रो करने के लिए ये सीधा ऊपर अगर थ्रो करेंगे तो वो बॉल सिर्फ ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मतलब ग्राउंड की तरफ नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड से लेकर किसी एक एंगल में बॉल को थ्रो करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये बॉल को इसने थ्रो किया विथ स्पीड मान लीजिए ये u है, u स्पीड से उसने थ्रो किया और ग्राउंड से एंगल कितना है इसका एंगल है मान लीजिए थीटा एंगल है। तो ये बॉल जैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा बॉल? तो वो बॉल जाएगा ऐसे ऊपर उठे, उसके बाद नीचे आएगा ये बॉल। तो ऐसे ये बॉल जाएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर लिख देते हैं एक पॉइंट, ये नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। तो कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। एक कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करें तो उसका एनर्जी कोई भी लॉस नहीं हो रहा। तो इसका यहाँ पर जो एनर्जी है u स्पीड के लिए, इसका जो एनर्जी है 12 mu²। इसका एनर्जी क्या है? 12 mu²। ये काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी पहले कम होगा थोड़ा, उसके बाद फिर से बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा और स्पीड सेम रहेगा। ये u एनर्जी, ये u जो स्पीड है वो सेम स्पीड से वो नीचे आएगा, u स्पीड से। ठीक है, अब तो एक क्या करेंगे, इसका जो इनिशियल जो स्पीड और फाइनल स्पीड सेम होता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि इनिशियल, यहाँ पर जो एक पॉइंट है, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड आर सेम, ये वाला आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर ये दो स्पीड सेम होंगे। अब ये देखिए ये बॉल, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर भी जा रहा है, ऊपर यहाँ पर देखिए ऊपर भी गया है और ऊपर जा रहा है यहाँ पर, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है। तो एक पॉइंट है जहाँ पर वो और ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इसके बाद यहाँ पर ऐसे ऊपर गया, उसके बाद फिर से वो ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि इसका जो ऊपर का जो वेलोसिटी है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल, मतलब u, इसको हम h नाम दे सकते हैं, UH, और इसको हम क्या बोलेंगे? UV। इसको हम नाम देंगे, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है उसको हम नाम देंगे UV। V मतलब वर्टिकल हम लिख देते हैं, H डिनोट्स फॉर हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं, और V डिनोट्स फॉर वर्टिकल। ठीक है, तो ये बॉल जो ऊपर जा रहा है इसका कारण है कि ये देखिए ये बॉल इसके हिसाब से कंपेयर कीजिए। ये बॉल्स को हम हमने जब थ्रो किया तो ये इसका जो स्पीड था वो एक ही कंपोनेंट था, स्पीड का एक ही कंपोनेंट था, वो था u मतलब इसका वर्टिकल अपवर्ड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी स्पीड नहीं था इसका, यहाँ पर v 0 है, ऊपर जाकर v 0 हो रहा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी इसका नहीं है, सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में है। लेकिन इस बॉल के लिए
ये एक एंगल बना रहा है, तो इस एंगल के लिए इसका दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वर्टिकली अपवर्ड जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, और एक स्पीड है ग्राउंड के मतलब ग्राउंड से पैरेलल अलोंग द ग्राउंड, तो ये है UH। अब ये वाला UH और ये वाला UH दोनों सेम है। क्यों सेम है हम देखेंगे अब, अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये बॉल जब ऊपर जा रहा है तो इसके ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन कितना है, ये A एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -G। ये किस तरफ है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल और नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होने की वजह से ये जब बॉल जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर है, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, इसके पहले का वीडियो जिसमें हमने मोशन का पहला जो कंसेप्ट सीखा था उसमें डिस्कस किया था। अगर स्पीड और एक्सेलरेशन ये दोनों का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है, इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है, स्पीड अप होता है। और अगर स्पीड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होता है, स्पीड डाउन होता है, स्पीड कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो अपवर्ड जो ऊपर की तरफ जो स्पीड है U वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इसका जब ये बॉल ऊपर जा रहा है यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, इस जर्नी के अराउंड, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, वह फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मतलब यहाँ से लेकर, अच्छे से समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाला मतलब A से लेकर B तक, और ये हो गया C पॉइंट। तो A से लेकर B तक क्या है, स्पीड अपवर्ड है क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। मतलब कौन सा केस हो गया, ये वाला केस, स्पीड और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्पीड कम हो रहा है, इसलिए स्पीड कम हो रहा है और इसीलिए इसका देखिए जो ये क्या हो गया, स्पीड यहाँ पर जाकर ज़ीरो हो गया। कौन सा स्पीड, ये वर्टिकल स्पीड यहाँ पर ज़ीरो हो गया, यहाँ पर जाकर UV जो है वो ज़ीरो हो गया, यहाँ पर वर्टिकल स्पीड ज़ीरो हो गया, इसलिए ये ऊपर नहीं जाएगा और इसीलिए फिर से ये नीचे आएगा। क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद इसका भी वर्टिकल स्पीड ज़ीरो होता है इस बॉल का, और फिर वो नीचे आने लगता है, तो ये भी नीचे आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन इस बॉल का है इज़ ओनली इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसको ये आपको मालूम भी, अगर पहले पिछला वीडियो या फिर ये आपको कॉमन सेंस का ये टॉपिक है कि वर्टिकली डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। इसका कोई भी, इस एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट इज़ देयर किस तरफ, अलोंग द ग्राउंड। अगर ग्राउंड के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं है, या इस तरफ एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है, इस तरफ मतलब ग्राउंड के अलोंग कोई भी अगर एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो ग्राउंड के अलोंग जो स्पीड हो गया, ये UH मतलब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट ऑफ स्पीड, इनिशियल स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस तरफ जो स्पीड है इसका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, UH विल नॉट चेंज। इसको हम ध्यान में रख के चलेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ये लिखा था, ठीक है, जितने तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसमें और थोड़ा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्पीड है इनिशियल, इसको ग्राउंड से एक एंगल दिया हुआ है, थीटा एंगल में इसको थ्रो किया हुआ है। तो इस थीटा एंगल की वजह से थ्रो जब इसको किया हुआ है, तो इसका जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, U वेलोसिटी वर्टिकल, V मतलब वर्टिकल, यहाँ लिखा है V मतलब वर्टिकल और H मतलब हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल स्पीड का जो वैल्यू होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, U होगा U साइन थीटा। आप लोगों ने सभी ने क्लास 10 तक तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई है, तो U और ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, उसमें साइन कंपोनेंट को U से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर की तरफ जो स्पीड होता है वो इनिशियली U साइन थीटा होता है, और जो
ग्राउंड के अलॉन्ग जो स्पीड होता है, मतलब ये वाला जिसके लिए वो ग्राउंड के अलॉन्ग जाता है कुछ दूर, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है यू कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा कौन सा हो गया, थीटा जो ग्राउंड से जो एंगल है। देखिए दो एंगल बन सकते हैं, ऐसे मान लीजिए इसको थ्रो कर दिया तो एक एंगल ऐसे बन सकता है, एक एंगल ऐसे बन सकता है। तो हमने ये नीचे वाला एंगल लिया है ग्राउंड से जो एंगल है, वर्टिकली अपवर्ड जो डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कोई एंगल यहाँ पर हमने नहीं लिया, हमने ग्राउंड के साथ एंगल लिया है। तो ये ग्राउंड के साथ एंगल जो हो गया ये थीटा हो गया। तो जो फॉर्मूला हमने वन डायमेंशन, मतलब इस केस में हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ये जो ऊपर से नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने के लिए मतलब अप डाउन का जो टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाके फिर से अगर नीचे ग्राउंड में जो आता है ए से लेकर ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, तो उसका जो वैल्यू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी बोलेंगे उसको हम, वो कितना होगा, वो होगा 2 यू साइन थीटा, मतलब जो वर्टिकल स्पीड है वो बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला फॉर्मूला एक आपको याद रखना पड़ेगा, 2 यू साइन थीटा बाई जी। और ये जो मैक्सिमम हाइट इसने कवर किया है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको भी हम फॉर्मूला से लिख देंगे मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट जो है ये कितना होगा, एच मैक्स का वैल्यू होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये है वैल्यू, ठीक है, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक होता है देखिए ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ग्राउंड अलोंग द ग्राउंड के तरफ, ये जो ये लाइन है ना ए सी जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेंज, इसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाँ इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर क्या होगा, ये जो ए सी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो होता है, उसका वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये जो एंगल थीटा है इसका डबल कर देते हैं हम, उसके बाद इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ठीक है, एक और जो थ्योरी है इसमें फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है इसमें, जो रेंज मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये है ग्राउंड, इस तरफ ग्राउंड है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो एक प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे थ्रो किया, तो अगर एंगल ये ग्राउंड से एंगल अगर कम होगा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ठीक है, अगर थोड़ा एंगल आपने बढ़ा दिया तो ये थोड़ा दूर जा सकता है ऐसे। इसको अगर फिर से आपने अगर बहुत ज़्यादा एंगल बढ़ा दिया तो भी ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए इन तीनों केस में आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा रेंज किस में है, इस वाले में, सेकंड में, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। तो सबसे ज़्यादा रेंज मतलब सबसे ज़्यादा दूर किस में गया है, जिसमें एंगल का एक वैल्यू है, पार्टिकुलर वैल्यू। बहुत ज़्यादा एंगल में भी देखिए ये बहुत ज़्यादा एंगल अगर हो गया तो भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, अगर बहुत कम एंगल हो गया तो भी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो एक एंगल का एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है, तो एंगल का जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्टाइल बहुत दूर तक जा सकता है, इनफैक्ट सबसे दूर तक जा सकता है, वो क्या है, उसका वैल्यू हो गया थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। मतलब ग्राउंड से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे 45 डिग्री एंगल में, तो उस स्पीड के हिसाब से वो 45 डिग्री एंगल में सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकता है। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा दूर फेंकना हो तो उसके लिए हम थीटा इक्वल्स 45 डिग्री एंगल में उसको थ्रो करेंगे ग्राउंड से। अब देखिए ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो अगर हम ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल में फेंके या फिर वर्टिकल से 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हो गया 45, ये वाला भी 45। ठीक है, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप ग्राउंड से 45 डिग्री कर रहे हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्शन से 45 डिग्री कर रहे हैं, बस ये हमें यही देखना है कि 45 डिग्री एंगल ग्राउंड से जो एंगल है वो 45 डिग्री मेंटेन हो रहा है कि ना। अगर मेंटेन हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो मतलब द प्रोजेक्टाइल विल गो द मैक्सिमम डिस्टेंस, विल कवर गो या फिर कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया इसका।
उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट है हाइट, सब मैक्सिमम हाइट है, तो इस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, और वर्टिकल जो स्पीड है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन देखिए इस तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन, और ये तो हम ये कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट, ये जो एंगल है वेलोसिटी का, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट, तो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लिए। क्या क्या पॉइंट देखा, एक ये वाला, ये A1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, और ये 5। और यहाँ पर यही पर हम बोल सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम, ये काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो गया ये मैक्सिमम हाइट में, ठीक है, इसमें। तो ये वाला 6 नंबर पॉइंट, बस तो यही हो गया इसका थ्योरी। हाँ, एक और है 7 नंबर जो है, जो ये जो शेप जो है ना, शेप, ये प्रोजेक्टाइल का जो शेप है, ये देखिए ये कर्व शेप है, ये ऐसे लेकर ये डॉटेड लाइन को फॉलो कीजिए, तो ये जो शेप है ये कौन सा शेप है ये, तो आपको शायद यहाँ पर देख के लग सकता है कि ये सेमी सर्कुलर टाइप का कुछ है या फिर सर्कल का आर्क है, लेकिन ये सर्कल का आर्क नहीं है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। तो इसको हम जो कहते हैं, तो शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज ए पैराबोला, शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला। ये पैराबोला कौन सा चीज़ है, ये पैराबोला कब होता है, पैराबोला होता है अगर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ इन 2 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन मोशन, इफ इन 1 डायरेक्शन velocity is constant and in another direction, in the other direction acceleration is constant। अगर किसी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब दूसरा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तब होता है क्या, ये शेप जो होता है ये पैराबोला बनकर आता है। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है बिल्डिंग में, और उसने क्या किया, एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में थ्रो किया इस तरफ, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो रहेगा नहीं, ये ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि नीचे क्या है, ग्रेविटी है, नीचे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये बॉल क्या होगा, ऐसे जाके नीचे आएगा। तो ये जो शेप यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन का जो शेप बना है, ये भी एक पैराबोला है, पैराबोला। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन 1 डायरेक्शन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा, और नीचे की तरफ जो होगा वो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए 2 डायरेक्शन हो गया, एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और एक डायरेक्शन वर्टिकल। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये जो शेप बनकर आया ये भी एक पैराबोला का शेप है। तो ये पैराबोला किसको डिनोट करता है, ये पैराबोला डिनोट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये अगर टाइम का इक्वेशन है, टाइम का मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ax² + bx + c = 0। इसमें देखिए x का 2 पावर है, पावर 2, x का 1 पावर है, x 1 पावर और एक कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला का जो पावर होता है वो टाइम का पावर होता है a² + b टाइम + c = 0। ये इक्वेशन फॉलो करता है ये दोनों, ये पाथ, ये वाला पाथ, या फिर जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये कोई भी पाथ ले लीजिए, ये वाला पाथ या फिर दिस वन और दिस वन, और लेट्स से दिस पाथ। ये चारों जो पाथ है यहाँ पर, एक पाथ यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो एक पाथ यहाँ पर है, ये सारे पाथ्स किस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ये इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, यही हो गया जो डिस्कशन यहाँ पर था। तब हम आएंगे इसका रिलेटेड जो MCQ है उसमें। ये देखिए 1000 MCQ सीरीज़ का आज 115 से ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 115। क्या लिखा है इसमें, ऑन कैलकुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज द मास ऑफ बॉडी हैज़ एन इफेक्ट इन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन।
इसमें कौन सा क्वांटिटी हम मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर जो 4 क्वांटिटी है ए बी और सी डी कि इसमें मास का इफेक्ट है, मतलब वो जो हम थ्रो कर रहे हैं वो 1 kg का है या फिर 2 kg का या 3 kg का, उस मास का एक सिग्निफिकेंस है इस किस फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन में। तो देखिए जो वेलोसिटी है ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो वेलोसिटी है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, यू के ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है बस, और किसी के ऊपर, और हाँ एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के एंगल के ऊपर। टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी यू जी और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, रेंज भी यू जी और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, और रेंज यू जी और थीटा के ऊपर। लेकिन फोर्स, अगर 1 kg का कोई बॉल है, पत्थर है या स्टोन कुछ है 1 kg का, उसको थ्रो करेंगे, 2 kg के बॉल को थ्रो करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा किसमें, 2 kg के बॉल में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए हम मास को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स के लिए हम मास को कंसिडरेशन में लेते हैं और कुछ नहीं। 116 नंबर क्वेश्चन 116 क्या है, व्हेन डू वी गेट मैक्सिमम रेंज इन ए सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज़्यादा रेंज मतलब क्या, यहाँ से मान लीजिए इसको थ्रो कर दिया तो जो डिस्टेंस जा रहा है ये डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया। ये देखिए 117 में क्या दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। A bullet is dropped from the same height when another bullet is fired horizontally। मतलब मान लीजिए एक कोई टावर है, इस टावर से दो बुलेट को फायर किया जा रहा है। एक बुलेट को यहाँ पर सिर्फ सिंपली ड्रॉप कर दिया जा रहा है और एक बुलेट को यहाँ से फायर किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। देखिए लिखा है अनदर बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली मतलब ग्राउंड के पैरेलल यहाँ पर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, नीचे में कौन सा सही है। तो पहले में क्या लिखा है, दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ग्राउंड को रीच करेंगे। फर्स्ट वन ग्राउंड में पहले आएगा, सेकेंड वन ग्राउंड में पहले आएगा, और फर्स्ट वन का स्पीड ग्राउंड में जब रीच करेगा तो फर्स्ट वन का स्पीड ज़्यादा होगा। अब देखिए ये वाला है 1 और ये वाला है 2 मतलब पहला वाला बुलेट जिसको सिर्फ सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है और एक को फायर किया जा रहा है। तो देखिए इसको जो फायर किया जा रहा है, मान लीजिए इसको v स्पीड से फायर किया जा रहा है, लेकिन ये v जो है वेलोसिटी, इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस वेक्टर का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल। तो इसका इनिशियल स्पीड नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ ये 0 होगा। अब देखिए जिसको ड्रॉप किया जा रहा है उसका भी नीचे की तरफ स्पीड इनिशियल क्या है, 0 है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो है a = -g मतलब नीचे की तरफ। तो अगर एक्सेलरेशन देखिए, अब यहाँ पर क्या पूछा है, दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दे विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, सेकेंड विल हिट द ग्राउंड। अगर ऊपर से लेकर नीचे आना है, इसको ग्राउंड में आना है, तो ग्राउंड कहाँ पर है, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ अगर ग्राउंड है तो नीचे की तरफ जब वो आएगा तो जो टाइम लगेगा उस टाइम के लिए हम सिर्फ देखेंगे नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या है, इनिशियल u वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, uv वर्टिकल, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है। देखिए दोनों केसेस में, पहले केस में क्या है, नीचे की तरफ स्पीड 0 है इनिशियल, और जिसको फायर किया जा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट को, मतलब सेकंड फायर को, बुलेट को, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन नीचे की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको सिर्फ ऐसे रख के छोड़ दिया जा रहा है। तो इनिशियल स्पीड उसका 0 हो गया, किस तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन ग्राउंड की डिस्टेंस में, ग्राउंड के डायरेक्शन में उसका स्पीड है v है, लेकिन हम देखेंगे सिर्फ नीचे की तरफ वेलोसिटी इनिशियल और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो इनिशियल स्पीड नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन g है। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे यहाँ पर आएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक साथ, तो दोनों ऑब्जेक्ट नीचे अगर आएंगे तो ये ऑप्शन हो गया 1 या फिर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए ये वाला जो है डी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट वन विल हिट द ग्राउंड विथ ग्रेटर स्पीड, पहला वाला ज़्यादा स्पीड में आएगा या फिर दूसरा वाला। देखिए स्पीड, टाइम तो एक ही लगेगा लेकिन स्पीड किसका ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो पहला वाला बॉल है ये सिर्फ और सिर्फ नीचे आ रहा है, और लेकिन दूसरा वाला जो बॉल है वो ऐसे नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाएगा उसका एंगल, तो मतलब ये जो नीचे वाला, ये जो
ये ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक नीचे की तरफ है और एक जो इनिशियल वेलोसिटी में इसको फायर किया था। तो v तो रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए ये v डैश है। तो दोनों का v डैश नीचे की तरफ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक v है, तो इसलिए ज़्यादा स्पीड तो सेकंड वाले का होगा, ज़्यादा स्पीड सेकंड वाले का होगा, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट वन का नहीं, सेकंड वाले का स्पीड ज़्यादा होगा जब वो ग्राउंड में जब हिट करेगा उसका, उस टाइम की बात कर रहे हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? एक बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक बॉम्ब को जो एक एरोप्लेन से ड्रॉप किया जा रहा है जो कांस्टेंट स्पीड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। मान लीजिए एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा है इस तरफ, और एयर रेजिस्टेंस किस तरफ है? इस तरफ एयर रेजिस्टेंस है, एयर का रेजिस्टेंस इस तरफ है और स्पीड v इस तरफ है। अगर बॉल को ड्रॉप कर देंगे तो इंजन क्या करेगा? इंजन तो उसका वेलोसिटी मेंटेन करके रखा है, इंजन जो एरोप्लेन का इंजन है वो इसका वेलोसिटी मेंटेन करके रखा है, लेकिन जो बॉम्ब है उसका कोई इंजन नहीं है खुद का। तो ये क्या हो गया? ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो इस तरफ का स्पीड है वो कम होते होते जाएगा। मतलब एरोप्लेन का स्पीड मेंटेन होगा v में, लेकिन ये जो बॉल का स्पीड है वो बॉल का स्पीड धीरे धीरे कम होगा, तो एरोप्लेन ज़्यादा आगे जाएगा और बॉल पीछे रह जाएगा। तो क्या होगा? फॉल्स टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के पीछे वो बॉल रह जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बॉल के स्पीड को कम कर रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस एरोप्लेन के स्पीड को भी कम कर रहा है, लेकिन क्या है कि एरोप्लेन का जो इंजन है वो उसको फोर्स देकर स्पीड को मेंटेन करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है? ए मैन प्रोजेक्ट्स ए कॉइन अपवर्ड्स फ्रॉम द गेट ऑफ ए यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन। एक ऑब्जेक्ट एक मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एक ट्रेन के दरवाजे में खड़े होकर एक कॉइन को टॉस किया ऊपर की तरफ, कॉइन को। द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मैन, मतलब जिस आदमी ने इसको प्रोजेक्ट किया है, मतलब ऊपर की तरफ कॉइन को टॉस किया है, उसके लिए ये पाथ कैसा है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन। ये जो ट्रेन है इसका स्पीड, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये ना तो सामने की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है या फिर पीछे की तरफ ब्रेक दे रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको हम? द पाथ ऑफ द कॉइन फॉर द मैन। तो ये वो क्या होगा? कॉइन उसके हाथ से निकल कर ऊपर जाएगा, फिर उसके हाथ में ही कॉइन आ जाएगा वापस, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है। किसका? ट्रेन का। अगर ट्रेन का वेलोसिटी या फिर मान लीजिए वो ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड यहाँ पर वन डायमेंशन में मान लीजिए ट्रेन ये सीधा जा रहा है, तो अगर ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो कॉइन ऊपर जाके उसी आदमी के हाथ में वापस आ जाएगा। इसलिए उस आदमी को अगर लगेगा कि वो जो कॉइन का जो पाथ है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म में खड़ा है, प्लेटफॉर्म में जो खड़ा है उसके लिए होगा पैराबोलिक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पैराबोलिक किसके लिए है? पैराबोलिक है फॉर ए पर्सन ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में है, जो ट्रेन में नहीं है, उसके लिए ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। देखिए हमने ये क्वेश्चन का भी डिस्कस किया थ्योरी में। टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब ये वाला, यहाँ पर सिर्फ क्या है? वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला होगा 120 का आंसर। 121 में क्या है? फॉर ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 35 डिग्री एंड 55 डिग्री हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पर, हम यहाँ इसका जो थ्योरी है वो बता देते हैं। इस प्रोजेक्टाइल को सबसे ज़्यादा दूर कैसे फेंक सकते हैं? 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री प्लस कुछ एंगल हो गया, मान लीजिए अल्फ़ा एंगल, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंगल, मतलब 45 डिग्री से जितना ज़्यादा उतना ही 45 डिग्री से कम, तो इसके लिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। इसके लिए रेंजेस क्या होंगे? इक्वल होंगे।
रेंजेस इक्वल होंगे। अब देखिए 35 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री -10 और 55 को लिख सकते हैं 45 डिग्री +10। तो दोनों के लिए ये वाला जो थ्योरी है वो अप्लाई होगा, इसलिए दोनों का रेंज इक्वल होगा। अगर रेंज R1 = R2 हो जाए तो रेंज का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। अब देखिए इसको 122, if two projectiles with the same masses and with the same velocities are thrown at an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which of the following quantity will remain the same। मतलब दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने 60 डिग्री एंगल से थ्रो किया और एक को हमने 30 डिग्री एंगल से थ्रो किया। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने भी डिस्कस किया कि 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा और 45 डिग्री एंगल से अल्फ़ा कम कर दीजिए, तो दोनों केसेस में जो रेंज आएगा वो रेंज इक्वल होगा। यहाँ पर अगर अल्फ़ा का वैल्यू हमने 15 डिग्री रख दिया तो एक एंगल कितना होगा, 45 + 15 मतलब 60 डिग्री, और एक एंगल होगा 45 - 15 यानी 30 डिग्री। तो ये उसी दो प्रोजेक्टाइल जिसका रेंजेस इक्वल है उसका केस हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर दो एंगल का सम, ये दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल अगर हो जाए ये दोनों एंगल, तो भी रेंजेस इक्वल होते हैं। देखिए 60 और 30 का सम क्या है, 90 डिग्री, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में 35 डिग्री और 55 डिग्री का सम कीजिए, वो भी 90 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। तो नेचर मतलब एक पार्टिकल जो है वो कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, मतलब सर्कुलर या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक, हाइपरबोला, वो कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, शेप क्या है या नेचर क्या है उसका, वो डिटरमाइन कैसे होता है, वेलोसिटी से होता है और एक्सेलरेशन से होता है। तो बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 124, देखिए ये क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यह कह रहा है कि क्रिकेटर अगर एक क्रिकेट बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर 100 मीटर हो जाए, जो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होता है, तो विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड। मतलब उसी स्पीड से अगर उसी बॉल को उसने ऊपर की तरफ फेंक दिया तो वो बॉल कितना ऊंचाई तक जाएगा, मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से उसने 45 डिग्री एंगल में थ्रो करके 100 मीटर तक पहुंचा दिया उसको, ये वाला जो 100 मीटर है, 100 मीटर अगर, मतलब जिस स्पीड से 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करके उसने 100 मीटर तक पहुंचा दिया, अगर उसी स्पीड से वो ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करे तो बॉल कितना हाइट तक जा सकता है, ये इसको आप याद रखिएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो 100 मीटर है, उसका फॉर्मूला है u²/g, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है u²/2g। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से वर्टिकल डिस्टेंस हाफ है। हाफ मतलब ये 100 का 100 × 1/2 मतलब 50 मीटर वो फेंक सकता है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम 50 मीटर तक उसको पहुंचा सकता है ऊपर की तरफ। 125 एंगल में क्या है, 4 बॉडीज PQRS आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटीज। 4 ऑब्जेक्ट है PQRS, चारों को एक ही समान वेलोसिटी से प्रोजेक्ट मतलब थ्रो किया गया है। एक को पहले को 15 डिग्री एंगल ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यही ग्राउंड है, यही है ग्राउंड। एक को 30 डिग्री एंगल पर, एक को 45 डिग्री पर, और एक को 60 डिग्री एंगल पर थ्रो किया गया है। सबसे कम रेंज किसका है, तो देखिए 45 डिग्री में क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम। 45 डिग्री में मैक्सिमम सबसे दूर तक उसको पहुंचा सकते हैं, लेकिन 45 से जितना दूर जाएगा एंगल, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, मतलब 45 से 0 से लेकर 45 डिग्री तक, और मतलब 0 से लेकर 45 डिग्री तक, और 45 से लेकर 90 डिग्री तक। 45 से जितना डिस्टेंस है एंगल का उतना रेंज कम होगा, क्योंकि 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज है, और 45 से जितना दूर जाएंगे वो रेंज उतना ही कम होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 45 में तो ये मैक्सिमम हो गया। अब ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ये 45 से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब 45 से 15 कम है या 45 से 15 ज़्यादा है,
ये वाला, ये 15 ज़्यादा है, ये 15 कम है। तो 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए रेंजेस क्या होंगे, रेंजेस इक्वल होंगे, आर इक्वल होंगे, रेंजेस इक्वल होंगे। सबसे दूर कौन सा एंगल है, 15 डिग्री। देखिए 30 कम है, तो 15 डिग्री के लिए इसका रेंज सबसे कम होगा यानी शॉर्टेस्ट होगा। तो 15 डिग्री मतलब पी वाले के लिए, तो पी वाला हो गया आंसर। 126 क्वेश्चन, 2 bullets are fired simultaneously horizontally at the different speed from same place. Which bullet will hit the ground first? देखिए एक जगह से 2 बुलेट फायर किया जा रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड डायग्राम को इजी करते हैं। मान लीजिए एक प्लेस है पी प्लेस एक ग्राउंड से थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एच हाइट, मान लीजिए एच हाइट पर एक एच हाइट पर एक पॉइंट है पी ग्राउंड से। एक बुलेट को इस तरफ हमने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से थ्रो कर दिया, और दूसरे बुलेट को हमने इस तरफ बैक साइड में 15 मीटर डिफरेंट स्पीड दिया है ना, इसे डिफरेंट स्पीड दिया है। और हॉरिजॉन्टली मतलब ग्राउंड के पैरेलल हमने थ्रो किया, चाहे इस तरफ कीजिए या फिर इस तरफ। तो हमने राइट साइड में जो थ्रो किया उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और लेफ्ट साइड में जिसको थ्रो किया वो 15 मीटर पर स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं तो कौन सा बुलेट पहले नीचे आएगा? तो ऑप्शन क्या है, पहला वाला मतलब फास्टर वन जिसका स्पीड ज़्यादा है, स्लोवर वन जिसका स्पीड कम है। डिपेंड करता है मासेस के ऊपर कौन ज़्यादा भारी है या फिर हल्का है, या फिर दोनों एक साथ नीचे आएंगे। तो देखिए अब इसको नीचे आने के लिए हमको क्या चाहिए, नीचे आने के लिए या फिर नीचे आने के लिए जो टाइम है उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें नीचे की तरफ स्पीड देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ स्पीड u दोनों के लिए, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दोनों के लिए। तो देखिए ये जो 10 और 15 हैं ये किस तरफ है स्पीड, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल है, ये चाहे 10 बोलिए या फिर 15 बोलिए, ये ग्राउंड के पैरेलल है। तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर यानी नीचे की तरफ दोनों का स्पीड क्या है, 0 है। ठीक है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ दोनों का स्पीड 0 है, और दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ जी वैल्यू, जी मतलब माइनस जी बोल देते हैं, माइनस मतलब नीचे की तरफ, तो माइनस है। तो अगर दोनों का स्पीड अगर सेम है 0 इनिशियल स्पीड, और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है माइनस जी, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे आएंगे। कौन सा कितना भारी है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। 127. An object is thrown at an angle with the ground, the point where the kinetic energy is minimum. देखिए एक ऑब्जेक्ट को हमने एंगल करके थ्रो कर दिया इस तरफ, तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगा, मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि ये जो बॉल ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उसका एक कंपोनेंट, स्पीड का जो एक कंपोनेंट है वो कम हो रहा है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कम हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट, ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे नंबर मतलब जो 1 जो है फर्स्ट फेज़ में कम हो रहा है, उसके बाद सेकेंड फेज़ में फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट पी पर। तो क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो यहाँ पर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है, उसका डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, ये है इस तरफ मतलब हॉरिजॉन्टल में, मतलब ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो गया यू एच मतलब हॉरिजॉन्टल। 128 नंबर क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है, ऑब्जेक्ट ए इज थ्रोन एट एंगल 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर ऑब्जेक्ट बी इज थ्रोन एट 50 डिग्री विद द वर्टिकल। दो ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री और एक को वर्टिकल से 50 डिग्री, मतलब ऐसे एक डॉटेड लाइन देखिए, और एक तो ऊपर से 50 डिग्री मतलब ये 2 सेकेंड वाला, और नीचे से अगर 50 डिग्री दे तो ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो देखिए ये एन ऑब्जेक्ट ए इज थ्रोन एट एंगल 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मतलब दो, हम यहाँ पर ए 1 2 ना लिख के हम यहाँ पर ए और बी लिखते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल एच, और ये वाला हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से अगर हम एंगल 50 डिग्री देखें तो ये वाला हो गया ए ऑब्जेक्ट, और अगर वर्टिकल से हम 50 डिग्री देखें तो ये वाला हो गया बी ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखिए ये पहला वाला है, बी रीचेस मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा सबसे ऊंचा कौन जाएगा, बी
बी गोज द फारदेस्ट, सबसे दूर जाएगा कौन सा, बी। बोथ रीचेस सेम हाइट, दोनों सेम हाइट तक जाएंगे। और बोथ गो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस तक, मतलब ग्राउंड यहाँ पे दोनों सेम ग्राउंड की तरफ सेम डिस्टेंस जाएंगे। तो देखते हैं अब देखिए ये जो एंगल है ये ग्राउंड से 50 डिग्री है। पहला वाला जो है ए के लिए जो है वो ग्राउंड से 50 डिग्री है, और जो बी के लिए है वो ग्राउंड से कितना एंगल है उसको देखते हैं। देखिए टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब बी के लिए देखिए, बी में गौर फरमाइए थोड़ा, बी में 50 डिग्री एंगल वर्टिकल से लेकर, मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 90 - 50 = 40 डिग्री। अब इस ए का एंगल क्या हो गया, ग्राउंड से 50 डिग्री, ग्राउंड से, हाँ, और बी का यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो ग्राउंड से लिख रहे हैं, और बी का एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री, दोनों ग्राउंड से, विथ ग्राउंड। अगर दोनों मतलब ग्राउंड से हैं और दोनों को अगर ऐड करें कितना आएगा, 50 और 40 90 डिग्री। तो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बोला है, एक ये देखिए ये वाला, ये देखिए अगर दो एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब ऐड करने के बाद 90 डिग्री आता है, ऐड करने के बाद, तो दोनों का रेंजेस सेम होंगे। तो दोनों के रेंजेस यहाँ पर सेम होंगे, मतलब यहाँ पर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये जी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन ज़्यादा ऊंचा का कौन जाएगा, जिसका वर्टिकल से जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ज़्यादा है वो ज़्यादा ऊंचा तक जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल किसका है, ग्राउंड से एंगल ज़्यादा किसका है, ए का, तो ए ज़्यादा ऊंचा तक जाएगा, इसलिए बी मैक्सिमम हाइट जाएगा, ये गलत है। 129 क्या है, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल सो लॉन्ग एज बोथ रिमेन इन द एयर। मान लीजिए हमने दो बच्चे को यहाँ पर बिठा के हमने फेंक दिया, यहाँ से दो बच्चे को, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे देखेगा, कैसा जो एक बच्चे की तरह, मतलब ये मान लीजिए एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, दोनों को हमने एक जगह से या कोई दो जगह से हमने फेंक दिया ग्राउंड से किसी एंगल में, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में है। तो यहाँ पर पूछा है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कैसा पाथ फॉलो करता है, एक के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बच्चा अगर ए बी को देखे तो बी का पाथ कैसा होगा, या फिर बी अगर ए को देखे तो बी के लिए ए का पाथ कैसा होगा। तो याद रखिएगा दो अगर प्रोजेक्टाइल है और दोनों एयर में है, मतलब ग्राउंड में किसी ने हिट नहीं किया अभी तक, तो जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आए तो स्ट्रेट लाइन में टिक कर दीजिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये v स्पीड से और ग्राउंड से थीटा एंगल में थ्रो कर दिया, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अगर ये है तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना है। तो देखिए ये वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, UH, और UH का वैल्यू क्या है, UH मतलब U cos थीटा। ठीक है, तो ये भी नहीं, हमने U लिखना पड़ेगा, U cos थीटा मतलब बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 131, टू टेक द लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप, सबसे ज़्यादा दूर तक जंप करके सबसे ज़्यादा दूर तक पहुँचने के लिए एक खिलाड़ी को सबसे मतलब कौन सा एंगल में जंप करना चाहिए, तो 45 डिग्री विद द ग्राउंड। 132 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। मान लीजिए ऐसा हो गया, या फिर मतलब ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर मतलब मान ऐसे भी हो सकता है, ऐसे थ्रो कर दिया तो ये ऐसे जा रहा है यहाँ पर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री एंगल में वेलोसिटी होना चाहिए। तो ए स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, ये वाला प्रोजेक्टाइल तो है। ए स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए बिल्डिंग, ये वाला भी प्रोजेक्टाइल है। ए कार मूविंग स्ट्रेट लाइन और ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, अगर बुलेट को फायर करे किसी भी डायरेक्शन में तो भी ये, हाँ लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फायर करे तो नहीं होगा, लेकिन और किसी भी डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये वाला ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो नहीं है कौन सा, नहीं है सी वाला कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ए कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 133,
Two bodies A and B are projected upwards such that the velocity of A is doubled with velocity of B. Then the ratio of height to which. देखिए दो ऑब्जेक्ट को, एक A वाला और एक B वाला, दोनों को दो अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है. A का वेलोसिटी डबल है, मतलब मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, और ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड से. तो हाइट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट का फॉर्मूला है u²/2g, मतलब किसको किस स्पीड से थ्रो कर रहे हैं उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो h जो है वो डिपेंड करता है स्पीड के स्क्वायर के ऊपर. तो स्क्वायर मतलब क्या हो गया? देखिए h1/h2 क्या हो गया यहाँ पर? h1/h2. देखिए ये अगर डबल है तो इसके लिए हम 2² बोलेंगे, लिखेंगे, और यहाँ पर 1² लिखेंगे. तो 2²/1² मतलब 4/1, मतलब 4 टाइम्स. तो द हाइट्स, द रेशियो ऑफ हाइट टू विच बॉडी ए एंड बॉडी बी विल राइज इज 4:1. 4:1 मतलब 4. ए ऑप्शन. 134 क्या है? 134, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर यू इज द इनिशियल, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा सा आंसर हो गया ए ऑप्शन, 2u sin θ/g. बस अब 2 क्वेश्चन बाकी हैं यहाँ पर. इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन इज. वर्टिकल डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, कोई भी डायरेक्शन देख लीजिए. तो वो जो एक्सेलरेशन क्या है वो कांस्टेंट है, रिमेन सेम, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब -9.8 या फिर -g बोल सकते हैं. माइनस किस लिए? माइनस नीचे की तरफ. 136 क्वेश्चन क्या है? इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. देखिए पहला वाला क्या है? द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेज. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर देते हैं तो इसका पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है. तो फिर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी फर्स्ट डिक्रीज, पहले डिक्रीज होता है क्योंकि स्पीड कम हो रहा है, उसके बाद नीचे, क्योंकि पहले तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की तरफ जाने के समय क्या होता है? स्पीड कम होता है, और फिर से नीचे आने के समय स्पीड ज़्यादा होता है, तो बढ़ता है. तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो गया. द एक्सेलरेशन बिकम 0 एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. सबसे ऊंचा पॉइंट जो है यहाँ पर मान लीजिए इसमें एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन कभी 0 होता नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा सेम रहता है. सेम मतलब ये वाला तो गलत हो गया. तो सिर्फ 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 1. तो इस कुछ क्वेश्चंस में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2 डायमेंशन मोशन का हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है. और सर्कुलर मोशन का पहले ही वीडियो, इसके पहले जो वीडियो उसमें सर्कुलर मोशन, देखिए सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक 2 डायमेंशन है, क्योंकि ये भी एक प्लेन में घूम रहा है. इसको हम एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में इसको कन्फाइन हम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी एक 2 डायमेंशन मोशन है. लेकिन 2 डायमेंशन सर्कुलर मोशन का जो MCQ है वो पहले वीडियो में हो चुका है, तो इसलिए अब ये मोशन भी ख़त्म हो गया यहाँ पर.